Hello students, today we are discussing a topic of halophyte. प्लांट एडेप्टेशन हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स का अध्ययन कर चुके थे। उसके पश्चात जो आपका लास्ट है वो है हेलोफाइट यानी लवणोद्भिद। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे लवणोद्भिद क्या हैं, लवणोद्भिद पादप क्या होते हैं, उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं और उनमें जो अडेप्टेशंस पाए जाते हैं वो कौन कौन से अडेप्टेशंस हैं। हम पहले ही अध्ययन कर चुके थे कि 3 टाइप के अडेप्टेशन अपने को देखने हैं, जिनमें प्रमुख है मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो पादप हैं जो कि मुख्यतः लवणीय मृदा में या लवणीय स्थलों पर पाए जाते हैं। हम यहाँ पर कहें कि वे स्थान, जिस प्रकार से आप सी शोर देखिए, जिन्हें हम समुद्र के तट कहते हैं या वेटलैंड्स होते हैं, उन स्थानों पर मुख्यतः इस प्रकार के पादप लवणोद्भिद पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें सुंदरवन में अधिकांशतः इसी प्रकार के प्लांट्स उपस्थित हैं। आप वहाँ का जो वेटलैंड देखते हो तो वहाँ मोस्टली न्यू मेटाफोर्स पाए जाते हैं, और न्यू मेटाफोर्स जो एक अडेप्टेशन है वो अडेप्टेशन हेलोफाइट्स का अडेप्टेशन है। तो न्यू मेटाफोर्स के बारे में मोस्टली हम सभी जानते हैं, बट फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेटा, हेलोफाइट्स ऐसे पादप हैं जो लगभग आप में से हर किसी ने एक आध देखे ही होंगे, सभी जानते हैं, बट हम कभी ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये हेलोफाइट्स हैं। तो आज हम उन पादपों के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से हेलोफाइट्स हैं। तो देखिएगा बेटा, सॉइल या वाटर में जब अत्यधिक मिनरल्स की मात्रा हो, खनिज लवण की मात्रा उपस्थित हो, तो उस कंडीशन में उस मृदा का ऑस्मोटिक ओपी बढ़ जाता है। और जब मृदा या जल में NaCl या विभिन्न खनिज लवणों की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो वो जल आपका लवणीय जल कहलाने लगता है और मृदा लवणीय मृदा कहलाने लगती है। ये लवणीय जल या लवणीय मृदा वाली जो परिभाषा है वो मैंने आपको लास्ट में जो लेक्चर हुए थे उसमें आपको डिस्क्राइब की थी कि देयर इज 2 टाइप ऑफ जेरिज्म, फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल एंड सेकेंड वन इज फिजिकल। तो यहाँ पर हेलोफाइट्स वाली जो अवस्था जो आती है वो फिजियोलॉजिकल जेरिज्म की अवस्था आती है। फिजियोलॉजिकल जेरिज्म में एक बार फिर से डिस्क्राइब करना चाहूँगा, यानी बातों की वह अवस्था जब जल भौतिक रूप से तो उपस्थित होता है किंतु पादप उसे ग्रहण एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो इस तरह की अवस्था जो कहलाती है वो आपकी फिजियोलॉजिकल जेरिज्म कहलाती है। तो यहाँ पर ये पादप मुख्यतः फिजियोलॉजिकल ड्राउट को दर्शाते हैं, यानी कि जल उपस्थित है परंतु वो उसे ग्रहण नहीं कर पाते। तो इस तरह की कंडीशंस को ये दर्शाते हैं। किंतु हेलोफाइट्स जो होते हैं उनकी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो अडेप्ट हो जाते हैं और माफल मरोद्भिद प्लांट्स के समान हो जाते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें, जल में मुख्यतः NaCl, MgCl2, MgSO4 आदि साल्ट अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, जो कि मृदा या जल का ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो पादप की जड़ें जो हैं उस जल का अवशोषण नहीं कर पाती हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें फिजियोलॉजिकल जेरिज्म को सहन करना पड़ता है। तो दिस प्लांट्स, ये इस प्रकार के जो पादप हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके हेलोफाइट्स। ओके, ये पादप अनुकूलन खारे पानी की झीलें, लेगून, सांभर, मैंग्रोव रीजन में पाए जाते हैं, जो कि भी मैंने आपको बताया। अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में जितने भी खारे पानी की झीलें हैं वहाँ पर लवणोद्भिद आसानी से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उनमें मोस्ट कॉमन है एट्रिप्लेक्स पेटुला और एट्रिप्लेक्स रोजियस। ये कंडीशन आप जब देखोगे तो वहाँ पर जहाँ C4 पादप आते हैं उन C4 पादप में भी आपको इस पादप का नाम आसानी से मिल जाएगा। तो ये एट्रिप्लेक्स पेटुला, एट्रिप्लेक्स रोजेस, और एक बहुत ही मोस्ट कॉमन नेम है जो आपका है वो है टेमेरिक्स।
तो टेमेरिक्स यहाँ पर बहुत ही मोस्ट कॉमन प्लांट है जो आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं हेलोफाइट्स कंडीशन मुख्यतः अधिकांश अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, अतः आर्द्रता भी अधिक होती है। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखते हैं, इन क्षेत्रों में उपस्थित वन सदाबहार प्रकार के होते हैं, यानी कि जब रेनी सीजन ज़्यादा होगा तो हम यहाँ पर कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एवरग्रीन इन नेचर। ये एवरग्रीन प्रकार के होते हैं जिन्हें मैंग्रोव भी कहा जाता है। अब मैंग्रोव, आपने शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसने मैंग्रोव का नाम ना सुना हो। मैंग्रोव में जो हैं न्यूमेटाफोर्स पाए जाते हैं और न्यूमेटाफोर्स में न्यूमेटाथोड्स पाए जाते हैं जो कि गैसेज एक्सचेंज के लिए कार्य करते हैं। तो मैंग्रोव एक विशिष्ट प्रकार का पादप समूह है जो लवणीय या दलदलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में इसका उदाहरण मैंने आपको कहा पश्चिमी बंगाल के सुंदर वन है, जहाँ पर आपको एक्सेज में एबंडेंस में जो है आपको हेलोफाइट्स देखने को मिलेंगे। न्यूमेटाफोर वहाँ पर बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। अगर आप में से किसी को पता हो, एक मूवी आई थी रोर, द टाइगर ऑफ बंगाल, तो रोर जो मूवी थी उस मूवी में वो सारे वहाँ पश्चिम बंगाल के जंगल दिखाए गए हैं। वहाँ के न्यूमेटाफोर्स को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया है। नेक्स्ट, लवणीय पादपों के बीजों का अंकुरण दलदलीय क्षेत्रों में नहीं हो पाता, अतः इनमें निम्न प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ एडेप्टेशंस आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ हेलोफाइट्स, वी डिस्क्राइब्ड इट। नेक्स्ट, फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल जो अडेप्टेशन है, मॉर्फोलॉजी का सीधा शाब्दिक अर्थ है बाह्य आकारीय। तो ये पादप बाहर से देखने पर किस प्रकार से लगते हैं। तो इनके रूट सिस्टम पे आते हैं जो कि सबसे प्रबल है और सबसे वेल नोन माना जाता है, जिसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पर रूट सिस्टम, हाँ बेटा रूट सिस्टम रूम में होगा। तो रूट सिस्टम यदि हम देखें तो दलदलीय आवास होने के कारण इन पादपों की जड़ें कम गहराई में पाई जाती हैं। अब सोचिए आप, दलदली आवास है और जड़ें कम गहराई में पाई जा रही हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? दलदली आवास है तो वहाँ पर जल भी अधिक होगा, जल अधिक होगा तो गैसेज एक्सचेंज आसानी से नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में इनकी जड़ें जो हैं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो जाती हैं। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती का मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण, हम जानते हैं कि ग्रेविटी, ये अगर धरातल है, सरफेस है, तो इस सरफेस पे नीचे की तरफ लगता है और जड़ें भी हम जानते हैं कि इसी दिशा में गति करती हैं, किंतु इनकी जड़ें कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर निकल आती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, नेगेटिव ग्रेविटिज्म। इस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? न्यूमेटाफोर। क्या कहा जाएगा बेटा? न्यूमेटाफोर। ओके, तो हम यहाँ पर लेते हैं इसे न्यूमेटाफोर, हम इन्हें कहेंगे। इसके पश्चात ये न्यूमेटाफोर करते क्या हैं? ये न्यूमेटाफोर मुख्यतः ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होने के कारण इनकी जड़ें बाहर आ जाती हैं और अभी मैंने आपको कहा इनकी जड़ों में न्यूमेटाथोड्स पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? न्यूमेटाथोड्स। ये न्यूमेटाथोड्स क्या करेंगे आपके? ये न्यूमेटाथोड्स जो हैं गैसेज एक्सचेंज में सहायक होते हैं, यानी कि गैसों के आदान प्रदान में ये अपना योगदान देते हैं। अब गैसों के योगदान में, आदान प्रदान में योगदान हो गया, तो जब गैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सीधा सा एक शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं कि हेलोफाइट्स में वे पादप जिनमें न्यूमेटाफोर्स पाए जाते हैं, उनमें न्यूमेटाफोर्स को क्या कहेंगे हम? श्वसन मूल, रेस्पिरेटरी रूट्स के रूप में हम इन्हें यहाँ पर जानते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इनमें
अगर स्टेम की बात करते हैं तो इनके तने मोटे एवं माफल होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कहा कि यहाँ पर जीरोफाइट्स की भांति ये भी जो है फेक्यूलेंट होते हैं। तो इनमें वाटर स्टोरेज, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार से जीरोफाइट्स में जल की कमी होती है, उन स्थानों पर जल की कमी होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लवणीय क्षेत्रों में भी शुद्ध जल की कमी होती है। तो जो भी जल इन्हें मिलता है उस जल को ये एक्यूमुलेट करके रखते हैं, यानी कि ये संग्रहित करके रखते हैं उस जल को। तो उस कंडीशन में ये किस प्रकार के हो जाएंगे, माफल हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर कहें इनमें बटरेसिंग यानी पुष्ता मूल भी पाई जाती है। पुष्ता मूल हम उसे कहेंगे क्योंकि आप सोचिए पादप जो हैं किस प्रकार की कंडीशन को फेस कर रहा है। यहाँ पर अधिक दलदल है, उस दलदल वाली अवस्था में एक पादप का सीधे खड़ा रहना बड़ा मुश्किल है। तो कुछ सपोर्टिंग रूट्स यहाँ पर पाई जाती हैं इन पादपों में। इन सपोर्टिंग रूट्स को, जैसे कि ये तना है, इस तने की साइड में ही जो है यहाँ पर इस तरफ है कुछ सपोर्टिंग रूट्स यहाँ पर पाई जाएंगी। अगर आपने मक्का वगैरह में भी देखी हो तो मक्का में भी इस तरह की कंडीशंस पाई जाती हैं। इन्हें कहा जाता है यहाँ पर बटरेसिंग रूट्स या पुष्ता मूल या स्टिल्ट रूट भी कहा जाता है। ये क्या करती हैं, इस पादप या तने को सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखा जाता है वो है राइजोफोरा। ओके, तो हम यहाँ पर राइजोफोरा में देखते हैं इस प्रकार की, आप देखिए अवस्तंभ मूलें पाई जाती हैं। नेक्स्ट, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, इस डायग्राम को यदि मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो आप देखिए बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। ये मेन प्लांट है। इस मेन प्लांट के पैरेलली यहाँ पर ये जो स्टम्प्स पाए गए हैं, दीज स्टम्प्स आर आल्सो नोन एज न्यूमेटाफोर, यानी न्यूमेटाफोर। ये स्टम्प्स की यदि हम विस्तार से और अध्ययन करें तो आप देखिए यहाँ पर आपको इनमें कुछ हाइडेथोट्स लेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं। इन्हें न्यूमेटाथोट्स भी कहा जाता है। तो अर्थात यहाँ पर इस डायग्राम में आपको जो नज़र आ रहा है वो क्या है, न्यूमेटाथोट्स, लेंटिकल्स। तो ये देखिए आप, ये आपकी सारी रूट्स हैं न्यूमेटाफोर्स, और न्यूमेटाफोर्स में ये जो पाए जा रहे हैं ये आपके कहलाते हैं न्यूमेटाथोट्स। ओके, तो ये न्यूमेटाफोर की एक पिक्चर है, डायग्राम है। नेक्स्ट यदि आप देखें, जो अभी हमने स्टिल्ट रूट के रूप में जो देखा था, सपोर्टिंग स्टिल्ट रूट्स, ये देखिए इसमें ये मुख्यतः तना यहाँ पर उपस्थित है और उस तने के चारों ओर यहाँ पर ये सहारा प्रदान करने वाली जड़ें उपस्थित हैं। ओके, तो ये स्टिल्ट रूट्स हैं जो हेलोफाइट्स का एक विशिष्ट लक्षण है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, लवणोद्भिद पादपों में मुख्यतः सजीव प्रजक बीजाणु जनन पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये भी आपको डायग्रामेटिक वे में भी बताऊंगा। विविपेरी एक ऐसा लक्षण है, ऐसा गुण है हेलोफाइट्स का, जिसमें बीजों का अंकुरण बीज बनने के पश्चात नहीं होता, यानी जमीन में नहीं होता। अर्थात इन पादपों का अंकुरण जो है वो पादपों जब फलन होता है उस फलन के समय ही इनका अंकुरण हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए, लवणोद्भिद पादपों में मुख्य सजीव प्रजक बीजाणु वर्ण पाया जाता है विविपेरी, तो इसे हम कहते हैं विविपेरी। ये एक ही डायग्राम में मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सारी कंडीशंस यहाँ पर शो हो रही हैं, इनकी विशिष्टताएं आप देखेंगे कि यहाँ पर न्यूमेटाथोट्स पाए गए हैं। ये आपके न्यूमेटाफोर्स, स्टिल्ट रूट्स और ये विविपेरी वाली जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पर पाई जा रही हैं। तो
सॉरी विविपेरी किसे कहते हैं, एक बार मैं पढ़ के डिस्क्राइब करना चाहूँगा यहाँ पर। इन पादपों में बीज फलों में ही अंकुरित हो जाती हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, अर्थात मात्र पादप पर ही अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार की जो है आपने बेटा जूलॉजी में भी ये पढ़े होंगे, नियोटेनी लार्वा, हेमोफिलस लार्वा वगैरह। तो कुछ लार्वा होते हैं जो लार्वा अवस्था में ही जो है जनन करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार की अवस्था है, यानी मात्र पादप के फल पर ही इन बीजों में अंकुरण शुरू हो जाता है, क्योंकि नीचे दलदली आवास है। अगर वहाँ पर तो बीजों का अंकुरण पॉसिबल ही नहीं है, तो अंकुरण वहीं से शुरू हो जाता है और रेडिकल उनमें डेवलप हो जाता है, शूट उनमें डेवलप हो जाती है। अब जब फल नीचे गिरता है तो बीज भी उसमें अंकुरित हो चुके हैं, और वो जैसे ही नीचे गिरते हैं, गिरने के पश्चात रेडिकल उस दलदल वाली ज़मीन में धंस जाता है और आसानी से वो पादप का निर्माण हो जाता है। तो वापस डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इन पादपों में बीज फलों में ही अंकुरित होने लगते हैं, अर्थात मात्र पादप पर ही अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। बीज अंकुरित होकर नवोद्भित पादप को उत्पन्न करते हैं। जब यह फल टूटकर दलदल में गिरता है तो नवीन पादप विकसित होता है, अर्थात इनमें विश्राम अवस्था अनुपस्थित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेस्टिंग पीरियड, क्योंकि दलदली क्षेत्रों में आवासीय अवायवीय फैशन पाया जाता है, अतः इन पादपों में सजीव प्रजक्ता पाई जाती है। इसके उदाहरण हैं आपकी, देखिएगा, राइजोफोरा टैमेरिक्स। पत्तियों की बात यदि हम करें तो पत्तियां माफल, छोटी एवं स्पाइन्स के रूप में उपस्थित होती है। जिस प्रकार से जीरोफाइट्स के कैरेक्टर हैं उसी प्रकार के इसमें पाए जाते हैं, अर्थात पत्तियों के अनुकूलन जीरोफाइट प्लांट्स के समान होते हैं। ये डायग्राम आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिएगा, ये पादप की एक ब्रांच है और इसी शाखा पर ये फलन हो रहा है। इस फ्रूट में ही यहाँ पर आप देखिए रेडिकल का निर्माण हो चुका है, कैलिक्स बन चुका है। जब ये रेडिकल टूट करके यहाँ नीचे गिरता है तो गिरने पर ये दलदल में, मड में गिरता है और इस प्रकार से इसका अंकुरण शुरू होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फलों का अंकुरण कहाँ, फलों में ही बीजों का अंकुरण शुरू हो जाता है। तो ये राइजोफोरा का एक टिपिकल डायग्राम है जो कि यहाँ पर समझाया गया है। साथ ही ये जो लीफ आपको नज़र आ रही है फेलिकॉर्निया की, इसमें आपको यहाँ पर देखिए कुछ फ्लैशी लीव्स नज़र आ रही हैं, यानी कि इनमें साल्ट एक्यूमुलेशन और विभिन्न मिनरल्स और जल का संग्रहण पाया गया है। ओके, तो ये इनकी लीव्स हैं। अगर बात करते हैं हम इनके एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस की, तो एनाटॉमी, जब आप इनका सेक्शन काटते हैं तो इनमें विभिन्न प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। साल्ट एक्यूमुलेशन सेल्स पाई जाती हैं, यानी लवणों का संग्रह करने वाली नलिकाएं पाई जाती हैं, इनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिएगा, जड़ों की बाह्य सतह पर कॉर्क उपस्थित होता है, कॉर्टेक्स में दृढ़ कोशिका उपस्थित होती है, स्क्लेराइड से उपस्थित होते हैं। इनके मज्जा में तेल व टैनिन युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा इन कोशिकाओं में लिग्निन का जमाव अधिक होता है। तो देखिएगा, इनमें मैंने कहा कि इनमें अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। तो कॉर्क उपस्थित होती है, कॉर्टेक्स में दृढ़ कोशिका उपस्थित होती है, मज्जा में तेल व टैनिन युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं एवं इन कोशिकाओं में लिग्निन का जमाव अधिक होता है। जबकि वेस्कुलर सिस्टम, जो कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए थे जीरोफाइट्स में, वही कैरेक्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे। वेल डिफाइंड होता है क्योंकि जल की कमी होती है। स्टेम की यदि बात करें तो स्टेम पर क्यूटिकल्स, एपिडर्मिस का मोटा आवरण पाया जाता है। कोशिकाओं में कैल्शियम ऑक्जिलेट उपस्थित होता है। हाइपोडर्मिस वल्कुट स्तरीय पाया जाता है। कॉर्टेक्स में एयर चैम्बर्स उपस्थित होते हैं एवं कॉर्टेक्स में स्पाइनक्यूल्स उपस्थित होते हैं। कॉर्टेक्स की आंतरिक परतों पर दृढ़ कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। पत्तियों की जहाँ तक बात है, यहाँ पर क्यूटिकल व एपिडर्मिस इनमें भी पाई जाएगी। साथ ही साथ क्योंकि जल की कमी यहाँ पर भी पाई जा रही है तो यहाँ पर भी फंकन स्टोमेटा पाए जाएंगे। मेसोफिल सेल्स दो भागों में विभक्त होती हैं। लीव्स में जल संग्रहण, लवण संचय एवं तेल व टैनिन संग्रहण कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि मैंने आपको डिफाइन किया था
अगर हम यहाँ पर इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम देखेंगे एपिडर्मिस मोटी है, क्यूटिकल यहाँ पर पाई जाती है, एपिडर्मिस मल्टीलेयर्ड है, हाइपोडर्मिस पाई जा रही है। आप देखिएगा स्पाइक्यूल्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक टेनिन सेल्स यहाँ पर पाई जा रही हैं। ये स्पाइक्यूल्स यहाँ पर हैं, टेनिन सेल्स यहाँ पर पाई जा रही हैं। बीच बीच में दृढ़ता प्रदान करने के लिए स्केलेरॉइड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। एंडोडर्मिस जाइलम फ्लोएम को यदि हम देखें तो ये भी वेल डिफाइन है। ये देखिए यहाँ पर जाइलम फ्लोएम वाला जो एरिया है वेल डिफाइन एरिया है। ऑयल ड्रॉपलेट्स, स्पाइक्यूल्स, टेनिन सेल्स आदि इनमें उपस्थित होती हैं। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हेलोफाइट्स का, जो हेलोफाइट्स में जो विशिष्टताएं पाई जाती है। याद रखिएगा आप एक टर्म में स्पाइक्यूल्स, टेनिन सेल्स, ऑयल सेल्स, नेक्स्ट स्केलेरॉइड्स, एपिडर्मिस का मोटा होना, क्यूटिकल का मोटा होना, ये इनके एनाटॉमिकल फीचर्स हैं। इसके अगर हम फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करें तो एक एडेप्टेशन तो आपको सभी को याद होना ही चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था जीरोफाइट्स वाले सेक्शन में कि हेलोफाइट्स का ऑस्मोटिक प्रेशर सर्वाधिक होता है, क्योंकि ये लवणीय जल के आसपास पाए जाते हैं, तो इनमें लवणों का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है, संचय ज़्यादा होता है। इसी संचय के बनस्पत इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सर्वाधिक होता है। इनमें ट्रांसपिरेट रेट हाई होती है। लवणोद्भिद पादपों में चाक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ये, कई बार क्वेश्चन आता है। इनमें कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है? चाक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो CaCO3 का स्रवण करती हैं। ये CaCO3 क्या करता है? एटमॉस्फेयर में उपस्थित आर्द्रता को ग्रहण करता है और उस जल को प्राप्त कर ये विभिन्न उपापचय क्रियाओं को पूर्ण करता है, जैसे फाइडा, टैमेरिक्स, राइजोफोरा आदि। इन पादपों में लवणीय ग्रंथियां उपस्थित होती हैं जो लवणों का संचय कर इन्हें बाहर स्त्रवित करती हैं। ओके, थैंक्स। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट